आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 9 के साइंस बुक के अध्याय ओन हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को समझेंगे। जो पदार्थ है किसको बोला जाएगा? पदार्थ हम उसको कहेंगे जो जगह को घेरता हो, जिसका कुछ आयतन यानी वजन हो। जैसे कलम, अगर हम इसको यहाँ पर रख दिए तो ये जगह इतना सारा घेर लिया और इसका कुछ वेट यानी आयतन भी होगा। मोबाइल का कवर इतना सारा रख दिए, इतना सारा जगह को घेर लिया और साथ में इसका कुछ वजन भी है। ये क्या होगा? हमारे आसपास के जितने भी सारे चीज़ है सभी पदार्थ हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिन सामग्री से, जिन चीज़ से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु, जो सामान, जो चीज़ से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया पदार्थ। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, कुछ वजन होता है और ये कुछ स्थान यानी आयतन घेरती है। आयतन घेरती है। जैसे हवा का कुछ वजन भी होता है और ये जगह भी घेरती है। प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। पुराने समय में मनुष्य अपने आसपास के चीज़ों में जो परिवर्तन हो रहा था, इसको समझने का कोशिश पहले से ही करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 5 मूलभूत तत्व में, कितने मूलभूत तत्व में, 5 मूलभूत तत्व में वर्गीकृत किया, बांटा, जिसे पंच तत्व कहा गया। जिसे पंच तत्व कहा गया, इसको नोट करेंगे। पंच तत्व। पंच तत्व किसको बोलेंगे? भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को, यहाँ से शुरुआत करेंगे। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को पांच मूल तत्वों में वर्गीकृत यानी बांटा, वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहते हैं। 5 गो तत्व क्या क्या है? पहला वायु, जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि यानी आग,
जल और आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। 1 2 3 4 5। इन्हें वैज्ञानिक ने क्या कहा? पंच तत्व। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, चाहे वो जीवित हो या मरा हुआ। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। उस समय में यूनान के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी पदार्थ को यही 5 तत्व में बांटा, वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक वैज्ञानिकों ने 2 भाग में बांटा। पहला रासायनिक और दूसरा भौतिक यानी जिसे छू सकते हैं, देख के पता किया जा सकता है उसके बीच का अंतर को, यह भौतिक में होगा। और रासायनिक में जिसमें कुछ मिलने से कुछ नया पदार्थ का निर्माण हो, कुछ कार्य या कुछ अभिक्रिया होने से नया पदार्थ का निर्माण हो, वो रासायनिक होगा। और भौतिक जिसे देख सकते हैं, देख के हम लोग पता कर सकते हैं। अब आगे इन अध्ययन में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित सीखेंगे। क्लास 9 के इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में? भौतिक गुणों के आधार पर इसके बारे में हम लोग ज्ञान अर्जन करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। रासायनिक जो गुण है ये पढ़ेंगे क्लास 10 में। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब हम लोग जानने वाले हैं पदार्थ कैसे बना हुआ होता है। जैसे हम लोग अगर कोई भी सामान, जैसे कोई कलम ले लिए, कलम का फोटो, वो कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। हाँ, कलम का भी आयतन होता है, जगह घेरता है, तो कलम भी एक पदार्थ है। तो कलम कैसे बना हुआ होगा? ये छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। ऐसे जितने भी सारे पदार्थ है, ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। इस तरह करके जितने भी सारे पदार्थ है, सब छोटे छोटे कण से मिलके होते हैं। बहुत छोटे छोटे कण से। इस तरह करके देखते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सही में देखे अभी हम लोग पदार्थ कौन चीज से बना हुआ होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। बहुत समय तक पदार्थ के बारे में 2 विचारधारा थी। 2 तरह से माने जाते थे। एक विचारधारा का यह मानना था, विचारधारा यह मानता था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की सतह की तरह सतत होते हैं। लकड़ी की सतह यानी इस तरह एक सतह, फिर इसके ऊपर एक सतह, फिर इसके ऊपर एक सतह, और फिर एक सतह, इस तरह करके बने होते हैं। पहला विचारधारा एवं परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। वहीं पर दूसरा सेकेंड विचारधारा का मानना था कि वो रेत के जो कण होते हैं छोटे छोटे, उस प्रकार से बने होते हैं पदार्थ। ये सेकेंड विचारधारा।
परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने होते हैं। चलिए अब क्रियाकलाप की तरफ। अब क्रियाकलाप में हम लोग जानेंगे कि पदार्थ कण से बने होते हैं कि सतत रूप से। क्रियाकलाप में बोला, क्रियाकलाप 1.1 एक 100 ml का बीकर लीजिए। 100 ml का बीकर लीजिए। इसका फोटो भी होगा शायद। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 100 ml का बीकर। चलिए पहले 100 ml का बीकर ले लेते हैं। बीकर या बर्तन कांच का ले सकते हैं हम लोग, घर में ले लिए 100 ml का। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। बीकर ले लिए 100 ml का, इसका आधा भर दिए पानी से। आप एक निशान लगाने बोला, निशान लगा दिए गए, हाँ आधा भर के जल पर निशान लगा दिए। दिए गए नमक या शर्करा यानी चीनी को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। अब इसमें बोला कि चीनी मिलाने बोला, चीनी या नमक, चीनी को इसमें घोल दिए। हाँ, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। जब इसको हम रियल में घर में बैठ के करेंगे तो इसका स्तर यानी ये जो स्तर है ना, इधर ऊपर नीचे लेवल, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ होगा। देखते हैं आगे। आपके अनुसार नमक या चीनी का क्या हुआ? मेरे अनुसार नमक और चीनी पानी में घुल गया होगा। उसका ये कहाँ गायब हो गए? पानी के अंदर। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? क्या ये जो स्तर बनाए थे ना पानी भर के आधा, क्या ये आगे स्तर चेंज हुआ या कमा? जब आप घर में कीजिएगा इस तरह से तो इसका स्तर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? इसके लिए हम यहाँ पर बताते हैं। ये हो गया बर्तन। हाँ, पानी का भी वजन होता है, पानी भी जगह घेरता है, जिसके कारण पानी एक पदार्थ है। इसको आधा पानी से भरना है तो पानी इस तरह करके छोटे छोटे कणों से H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिल के पानी का निर्माण करते हैं। इस तरह छोटे छोटे कण मिल के पानी के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। इस तरह करके जैसे हम इसमें नमक या चीनी घोलेंगे तो क्या करेगा, ये सब जो छोटा छोटा थोड़ा सा गैप है ना, इसके अंदर चीनी के टुकड़े मिक्स हो जाएंगे, यानी इसके अंदर समावेश हो जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे यही छोटे छोटे छिद्रों में, जिस कारण पानी का लेवल नहीं बढ़ा। आगे बढ़ते हैं। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? बोलेंगे नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, ये क्वेश्चन का आंसर उत्तर पाने के लिए हमें इस विचारधारा को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कण से बने होते हैं। सबसे पहले इसका आंसर पाने के लिए हमको यह मानना पड़ेगा कि जितने भी सारे चीज़ है, पदार्थ है, सब कण से बने होते हैं। उपरोक्त यानी ऊपर के क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या चीनी अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ओके, घुल गया होगा। पानी में घुल गया होगा। अब इसमें देखिए, जल नमक मिलाइए लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण बहुत बड़ा करके,
जल हिलाइए, नमक, नमक बैठ गया, जल, नमक। हाँ, आगे देखते हैं 1.1। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में, नमक के कण पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थान यानी खाली जगह में समावेशित हो जाते हैं, उसमें अंदर मिल जाते हैं। इसमें ये बताया गया है। ये जल, ये नमक इधर इधर। हाँ, अब 1.1.2 पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। अब इसमें मिल गया छोटे छोटे छिद्र, जो पानी के अंदर छोटे छोटे रिक्त जगह थे, उसमें चीनी और नमक आके घुल के मिल गए। अब मिले कैसे, कितना छोटा, मतलब उसमें कितना जगह था। अब पदार्थ कितने छोटे और बड़े होते हैं, इसके बारे में अब जानेंगे। क्रियाकलाप 1.2। अब इसमें बताया गया है पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल यानी चीनी के दाने या नमक के दाने जैसा किसी भी चीज़ को क्रिस्टल बोलेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल यानी 2-3 दाने को 100 ml पानी में घोल लिए। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दे। क्रियाकलाप कॉपी में करेंगे। सबसे पहले क्या बोले, 100 ml पानी, इसमें पानी मिलाएंगे 100 ml। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल यानी दाने को 100 ml पानी में इसमें घोल दिए, इस तरह करके। हाँ, इस घोल में से लगभग, ये घुल जाएगा इस तरह करके, 10 ml, कितना ml, 10 ml घोल निकाल कर, अब इसमें से 10 ml घोल निकालने बोला। चलिए निकालते हैं। ये 10 ml का घोल हम निकालेंगे। यहाँ से निकल गया, उसे 90 ml जल में मिला दीजिए। अब इसको फिर 90 ml पानी वाटर में मिला दिए। फिर उस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालिए। फिर इसमें से 10 ml निकालने बोला और उसे 90 ml में मिलाने बोला। हाँ, इस प्रकार 5 से 8 बार, 1 2 3 3 बार हुआ ना, 5 से 8 बार करने बोला। करने तक तनुकृत करते रहिए। तनुकृत यानी फीका करते रहिए, विक। हाँ, क्या जल अब भी रंगीन है? क्या जल में अभी भी कलर है, जो लाल कलर देखने को मिला? देखिए, हाँ अभी भी है। हाँ, 1.2 अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार कितने छोटे हैं अनुमान लगाने बोला कि पहले ज़्यादा हरा था, इसको 5 से 8 बार किए, फिर भी पानी का रंग चेंज नहीं हुआ। वो कितने जटिल, मतलब कितने अच्छे से घुल गए हैं। प्रत्येक बार तनुकृत यानी हल्का करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, थोड़ा थोड़ा रंग में चेंज आता है। फिर भी पानी रंगीन नज़र आता है। फिर भी पानी थोड़ा थोड़ा फीका पड़ रहा है, फिर भी पानी में रंग दिखाई दे रहा है, रंगीन पानी। हाँ, यह प्रयोग दर्शाता है, यह बताता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से, बहुत छोटे दाने, क्रिस्टल यानी दाने से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है।
यानी पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े से दाने 2-3 दाने से हम लोग 1000 पानी को रंगीन कर सकते हैं, रंग में परिवर्तन कर सकते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हमको इससे यह पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल, एक दाने में कई सूक्ष्म कण होते हैं, कई छोटे छोटे कण होते हैं एक दाने में। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। मान लेते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक दाने हैं। अब इसके अंदर बहुत छोटे छोटे दाने कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिसे हम अपने साधारण आँखों से हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि ये छोटे छोटे कणों में, फिर इसको पानी में घोलेंगे तो ये इस तरह करके टूटेगा, फिर टूटेगा, बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, फिर ऐसे और पानी में घुल जाते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। अंततः लास्ट में एक स्थिति में ये कण और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। एक समय ऐसा आता है कि यह कण और छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे भाग में टूट नहीं सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटोल से भी हम लोग यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। अब इसमें बोला कि अब पोटेशियम परमैंगनेट तो हमारे घर में उपलब्ध मतलब नहीं होगा, इसके जगह पर हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे घर में? इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट के जगह पर हम लोग डिटोल का प्रयोग करेंगे। डिटोल को कितना ml लेना है? 2 ml, बहुत थोड़ा सा। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहेगी। बार बार फीका पड़ने पर भी जो डिटोल का महक, गंध है, वो हमें मिलता रहेगा। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम लोगों ने देखा, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतने छोटे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, अब इसके क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में जानेंगे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ, जितने भी पदार्थ है उसके बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। जैसे हम ये वाला कोई चीज़, बर्तन या कुछ है, एक ऐसा बना हुआ होगा छोटे छोटे पदार्थ से, इस तरह करके। छोटे छोटे कणों से, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बने होंगे। और इन सभी कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान। कैसे होता है इसके लिए हम लोग जानेंगे। देखिए, एक कण हो गया, देखिए ये सब में यहाँ पर रिक्त स्थान है, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह। वही अगर इसी में हम यही मान लेते हैं, पानी का कण है H2O, इसमें चीनी घोलेंगे तो क्या होगा? ये सब जो खाली जगह है ना, यहाँ पर आके वो लोग समावेशित हो जाते हैं। अब आगे जानने वाले हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, चीनी, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए, घुल गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, नींबू, शरबत बनाते हैं तो उसके भी इस तरह करके कण इस तरह करके बने होते हैं, और उसके जो रिक्त स्थान, खाली जगह होता है, उसमें जाके चाय में चायपत्ती मिल जाता है, शरबत में नींबू मिल जाता है। हाँ, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर यानी लगातार ये गति करता है। कंपन, ये जो कण है हमेशा लगातार
कंपन करेगा, थोड़ा थोड़ा सा कांपेगा, इस तरह करके धीरे धीरे, जो कि हम अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं। अगर इसको हमको देखना है तो इसको क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर को हीट देंगे, ऊष्मा, जिसके कारण से हम इसको देख सकते हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, सही में हम बता दिए। अपनी कक्षा क्रियाकलाप 1.3, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दीजिए। मतलब जो जला हुआ था उसको बुझा के एक कोने में रखने बोला अगरबत्ती को। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इनके कितने समीप जाना पड़ेगा। इसका सुगंध लेने के लिए उस अगरबत्ती के पास कितना पास जाना पड़ेगा, कितना पास में जाके हम लोग उस गंध या सुगंध को महसूस कर पाएंगे। अब अगरबत्ती जला दे, जलाने बोला, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? क्या आपको दूर से सुगंध मिलेगा? अपने परीक्षण को नोट करें, और जो आपको पता चलता है देखने के बाद उसको नोट करने बोला कॉपी में। क्रियाकलाप 1.4, इसमें क्या बोला, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। 2 गिलास पानी लेने बोला जो जल से भरा हुआ हो। पहले बीकर में एक ले लेते हैं गिलास, पहला गिलास, दूसरा गिलास। हाँ, पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही यानी कलम का जो इंक डाल दे। पहला में एक बूंद इंक मिला दिए, इंक स्याही कलम का जो रंग, और दूसरे में शहद डाल दे, और दूसरे में शहद मधुमक्खी वाला डाल दिए। हाँ, इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दे। इनको घर में या क्लास के किसी एक रूम कोने में रखने बोला। अपने परीक्षण को नोट करें, इसमें क्या क्या होता है इसको नोट करके लिखने बोला। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? हम लोग देखेंगे कि वो पूरा पानी के जो कण होते इसके रिक्त स्थान में स्याही जाके घुल जाएंगे। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? देखेंगे इंक पानी में घुल गए हैं, शहद पानी में ठीक से नहीं घुला। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? इंक का रंग, इसमें इंक मिलाए थे, इसमें ये इंक को पूरे पानी में फैलने में कितना समय लगता है, इसको पता करने बोला। क्रियाकलाप 1.5, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल, एक टुकड़ा डाले और एक और रख दे। हिलाइए नहीं। इसमें क्या बोला? एक गिलास बोला, गिलास ले लेते हैं, गिलास ले लें। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से। एक गिलास में गर्म पानी हॉट वाटर और दूसरा में ठंडे पानी कोल्ड वाटर ले लिए। कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें।
गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। क्रिस्टल डालेंगे वो नीचे आके बैठ जाएगा, दोनों में, हॉट वाटर में भी और कोल्ड में भी। गिलास के ठोस क्रिस्टल ठीक ऊपर गिलास के ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? इस क्रिस्टल के ऊपर में हमको क्या दिखाई देगा? हमको दिखाई देगा शायद बुलबुले टाइप का या कुछ। देखते हैं। समय बीतने पर क्या होता है? कुछ देर बाद हमें क्या पता चलेगा, क्या होगा? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? इसमें ठोस और द्रव के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्या ये दोनों को एक साथ डालें, इसमें गर्म पानी में, इसमें ठंडा पानी में? हम लोग को कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे जो गर्म पानी में डाले हैं ना क्रिस्टल, ये तेजी से पानी में घुलता है कि ठंडे पानी में जो क्रिस्टल डाले ये जल्दी घुलता है? ये दोनों में जल्दी कौन पानी में घुलेगा? देखते हैं आगे। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम लोगों को नीचे दिए गए हैं वह सब के बारे में पता चलता है। पहला, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, वो लगातार गति करते रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा बोलेंगे। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। जब हम इसमें हॉट पानी में क्रिस्टल डाले थे तो इसमें क्या हुआ होगा? गतिज ऊर्जा तेज हो गया होगा। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये कणों के गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उपरोक्त यानी ऊपर तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अतः मिश्रित हो जाते हैं, अपने आप मिक्स हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित के कारण जो खाली जगह होता है ये सब में आके बैठने के कारण दो अलग अलग पदार्थ के कणों का स्वतः अपने आप मिलना ही विसरण कहलाता है। इसमें क्या बोला? इसमें बोला है कि दो अलग अलग पदार्थ के कणों का दो अलग अलग पदार्थ के कणों का दो अलग अलग पदार्थ भूल गए हैं। पदार्थ के कणों का स्वतः अपने आप मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण किसको बोलेंगे? दो अलग अलग कण का स्वतः, जैसे हम यहाँ पर गिलास का पानी का कण था और इंक का, दोनों अपने आप मिल गए तो क्या हो गया? वो विसरण कह सकते हैं उसे। हाँ, हम यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखें कि गर्म पानी में जल्दी से घुल गया, ठंडे पानी में धीरे से घुलने में समय लगा ज़्यादा। तो इससे पता चला कि हॉट वाटर यानी गर्म करने पर विसरण क्या होगा? दोनों पदार्थ जल्दी से मिलेगा। कब? जब उसमें तापमान को बढ़ाएंगे। विसरण तेजी से कब होगा? जब हम विसरण बढ़ेगा कब? जब हम तापमान यानी गर्म करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे। ज़्यादा तापमान जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी विसरण होगा। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जानेंगे अभी।
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें क्या बोला? पदार्थ के कण, जितने भी सारे पदार्थ के कण है वो एक दूसरे को, यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। हम यहाँ पर बड़ा बड़ा कण ले लेते हैं समझने के लिए। जितना ज़्यादा कण होंगे ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा कण होंगे वो ठोस होंगे, जिसमें कम कण होंगे वो द्रव्य होंगे। ये ठोस, सॉलिड, जिसमें रिक्त स्थान कम होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जिसमें रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं वो द्रव्य होते हैं, लिक्विड, द्रव। और जिसमें बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होते हैं वो गैस। हाँ, यहाँ से हम लोग जानने वाले हैं। क्रियाकलाप, इस खेल को एक मैदान में खेले। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाइए। 4 को समूह, 4 को ग्रुप बना के एक मानव का सीरीज बनाइए। पहला ग्रुप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 को समूह यानी ग्रुप बना के मानव श्रृंखला बनाइए, मानव द्वारा सीरीज बनाइए। पहला समूह, ईद मिस्मी नर्तकों की तरह, इस तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। देखो ये एक दूसरे को पकड़े हुए हैं ना। हाँ, पहला समूह में कस के। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़ कर मानव श्रृंखला बना ले। पहला में कस के, दूसरा में हाथ पकड़ के, तीसरा में केवल उंगली के सिरे से छूकर, कुछ इस प्रकार करके एक श्रृंखला बनाइए। अब चौथे समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। अब चौथा समूह में क्या बोला? जो तीनों जो श्रृंखला बना है, ग्रुप बना है, उसको तोड़ के छोटे छोटे समूह में बांटने का प्रयास करने बोला। किस समूह को तोड़ना आसान था? जो उंगली से जुड़े हुए थे वो ज़्यादा आसान होगा। और क्यों? क्योंकि दोनों के बीच अट्रैक्शन कम है, आकर्षित कम किया। इसीलिए यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने, तो किस समूह में कणों ने, किस ग्रुप में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? ग्रुप ए में। किस में छात्र ने एक दूसरे को कस के पकड़ा था? पहला समूह में एक दूसरे को पीछे कसकर पकड़ा था। समूह ए में। क्रियाकलाप 1.7। अब हम इसमें देखेंगे, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले। लोहे का कील लेने बोला,